क्या आपको पता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कोई है तो वो कौन सी है? वो है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, रिसर्च मेथडोलॉजी। अब वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि री का मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब क्या होता है, ये सब आपसे नहीं पूछता है। क्या पूछता है? आपसे पूछता है डिफ़िकल्ट से सवाल लेकर आपको आसान सवालों तक सारी चीज़ें पूछी जाती है इसके अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपके पास उपलब्ध है ये फ्री रिसोर्स, जहाँ से आप यूनिट नंबर सेकंड को बड़े आराम से आप जो है कवर कर सकते हो। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक, काफ़ी हद तक। अगर बात करें 10 सवाल आते हैं तो 10 में से आपके 7-8 सवाल आराम से कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आप हमारे काफ़ी सारे वीडियोस देखते भी हो तो वहाँ से आप PYQ प्रैक्टिस करते हो। तो जो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है यहाँ पर, उसी के साथ साथ आप जो है वहाँ पर PYQ को जोड़ दीजिए और आपका जो है नोट्स अच्छे बन जाएंगे और आप जो है पढ़ाई में के अंदर और भी अच्छे तरीके से आप जो है सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये है आपकी यहाँ पर ई बुक। तो अगर आपके पास ये ई बुक नहीं है, जहाँ पर आपको जून 2019 से लेकर दिसंबर 25 तक के अभी जो आपका रीसेंट सेशन है वो रीसेंट अपडेट के साथ आपको सभी यूनिट के अरेंजमेंट सवाल मिल जाते हैं, जैसा आप देख रहे हो अभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको सवाल दिखाते हैं और आपको जान के आश्चर्य बिल्कुल होगा कि यहाँ पर कि आपके जो सवाल है कहाँ से आते हैं। आपके जो सवाल हैं वो आते हैं इस किताब से, ठीक है। कौन सी किताब देखते हैं, पहले हम सवाल को देख लेते हैं। और सवालों के अंदर अगर हम बात करें, सैम्पलिंग आपको दी है, यहाँ डिज़ाइन दिया है, यहाँ पर अनुभव की बात की है, ये सारा आपको हमने PYQ के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बायोग्राफिकल रिसर्च, उसी के साथ साथ एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, ये आपको पूरा जो है दिमाग में सेट कर लेना है। इसी वीडियो के अंदर इस वाले सवाल को भी देखेंगे, ठीक है। ओके, उसी के साथ बात करें यहाँ पर, आप देखिए वो सवाल कहाँ गया। एक्शन रिसर्च से देखिए आपको सवाल आता है, वो आपने ध्यान रखना है। और आपने देखा है, ये देखिए ये जो सवाल है आपका, अरेंज द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आप यकीन नहीं मानोगे इसका आंसर इस किताब के अंदर दिया हुआ है। और आप क्या कर रहे हो, आपने उसको नकार दिया है, कभी देखा नहीं, खोला नहीं, पढ़ा नहीं। बीट हिंदी मीडियम, आपका हिंदी माध्यम है तो भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम है तो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही केसेस के अंदर। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर जमाने के लिए। और अगर आप इसको प्रॉपरली यहाँ पर जमा लेते हैं तो केवल ये आपको पेपर नंबर सेकंड के अंदर मदद नहीं करता है, उसी के साथ साथ आपको पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर भी ये जो साइंटिफिक रिसर्च वाला भाग है वो आपको यहाँ पर मदद करता है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल रिसर्च क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। सवाल कब आया है आपका? सवाल आया है आपका ये जून 2025, यानी कि 1 साल पहले ये सवाल जिस किताब से उठाया था वो किताब है आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर सेकंड, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, जिसको आपको पढ़ना है। किसके लिए आपको पढ़ना है? इसको रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, डेटा कलेक्शन की बात है, कंक्लूजन ड्रॉ करने की बात है, और रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। अब यहाँ पर देखिए तो बड़े आराम से दे दिया है। अभी आपको ये भी देखना है कहाँ की किताब है, ये आपकी 11th क्लास की NCERT है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उस लेवल पे दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको आपके पास अगर हिंदी की NCERT है, वहाँ भी देखिएगा आपको सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज दैट इट फॉलोज सिस्टमैटिक प्रोसीजर। सिस्टमैटिक ध्यान दीजिए, और वो कौन कौन सा होता है यहाँ पर देखिए। आपको रिसर्च के जो आप स्टेप्स देखते हो सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा दिया है, फिर दिया है ड्राइंग कंक्लूजन्स, और अंत में क्या दिया है, रिवाइजिंग रिसर्च के कंक्लूजन जो हैं और जो थ्योरी है उसको हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। और जब आप इसके अंदर नीचे और पढ़ते हुए आओगे क्या क्या होता है, पहले स्टेप में ये हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है, सेकंड में देखिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में, फिर यहाँ पर देखिए ड्राइंग कंक्लूजन, ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। इसको जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा रिसर्च के जो स्टेप्स हैं हमको कहाँ दिए हुए हैं, हमको यहीं पर दिए हुए हैं हमारी आंखों के सामने, ठीक है। थोड़ा सा हाँ आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर
मास्टर्स के स्टूडेंट है, 11th क्लास के तो है नहीं, तो उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर आपकी आंखों के सामने यहाँ से सवाल उठाया गया है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको इंटरप्रेटिव भी दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। लेकिन मेन चीज़ आपको देखनी है, वो क्या देखनी है आपने, वो देखनी है आपने यहाँ पर एथिक्स के बारे में। आपको इस किताब के अंदर यहाँ पर आपको एथिक्स भी देखने को मिलते हैं, और ये एथिक्स से आपको हर बार सवाल आता है। यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको आप याद कर जाइए, रट जाइए, और आप देखिए आपको हमेशा सवाल देखने मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 3 की चीज़ें भी दी हुई है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें भी दी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप जो है डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, लिमिटेशंस दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आपको एथिकल इश्यूज भी दिए हुए हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स प्राइवेसी, चॉइस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, बेनिफिशंस दिया है, प्रोटेक्टिंग द पार्टिसिपेंट इन द स्टडी फ्रॉम एनी हार्म दिया हुआ है, जस्टिस की बात है, यहाँ पर न्याय की बात है, और उसी के साथ साथ शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च विद ऑल पार्टिसिपेंट्स। इसको जब आप पढ़ेंगे एक एक करके, आपके सामने सारे के सारे एथिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसी से संबंधित सवाल जो है कहाँ पर आता है, इसी से संबंधित सवाल आता है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपने इसके पूर्व में एग्ज़ाम दिया है, आपको भली भांति पता है कि यहाँ से किस प्रकार से सवाल आता है। शेयरिंग द रिजल्ट करना है, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, ये भी आपका PYQ रिपीट है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स, ये भी यहाँ पर होता है, आप बता नहीं सकते कि किस ने। अच्छा वो सब छोड़िए, ये तो पढ़ा है ना आपने, ये शब्द आपने गारंटीड पढ़ा है आपके PYQ में, और वो किसको लेकर है, वो है आपकी डी ब्रीफिंग को लेकर। ठीक है, डी ब्रीफिंग एंश्योर्स दैट पार्टिसिपेंट लीव द स्टडी इन द सेम फिजिकल एंड मेंटल स्टेट एज व्हेन दे एंटर। ठीक है, डी ब्रीफिंग आपको कई बार पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, आप बताइए पहले आप डेटा को एनालाइज करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, क्या करोगे। ठीक है, अगर आपको पता है पहले क्या होगा उसका, पहले उसका कलेक्शन होगा, फिर एनालिसिस होगा, और फिर क्या होगा, उसके बाद इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप पहले ये बताओ, पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे, यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस भी लगता है, पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे या फिर डेटा को एनालाइज करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद ही ना उसको आप यहाँ एनालाइज करोगे। इसका मतलब पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, पहले ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर B, देन कौन सा आएगा यहाँ पर C। या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं। C के बाद B कैसे आएगा बताओ, एनालिसिस ऑफ डेटा, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसे ये हो सकता है पॉसिबल। ये यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या तो फर्स्ट आंसर होगा या फिर थर्ड आंसर होगा। ये भी आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आपको जमाना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले ध्यान रखिए, आप देखते हो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, क्या इससे पहले ये चीज़ हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक है, जब भी आप किसी शोध के अंदर घुसे हो, उतरे हो, वहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करते हो आप, रिव्यू करते हो उससे संबंधित जो भी लिटरेचर, जो भी साहित्य आपके पास उपलब्ध है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपका ऑप्शन नंबर D, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको केवल इतना पता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपका आंसर बड़े आराम से आपको निकाल कर मिल जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जनरल रिसर्च के सवाल बनते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, और उसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पर एनालिसिस ऑफ डेटा को यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, तो देखा आपने कैसे उस किताब का इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, फाई कोएफिशिएंट ये सब हमने कई बार किया हुआ है, ये भी आपका देखिए कितनी बार PYQ रिपीट हुआ है। अब रिसर्च की यूनिट देखिए आसान नहीं है, लेकिन आप जो है बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जैसे आपका एथिक्स हो गया, वो आपके NCERT के सेकेंड चैप्टर से आराम से कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम कितनी है, प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप उसको पढ़ते नहीं हो, आप उसको जो है हल्के में आंकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपको वहीं से सवाल देखने मिलते हैं बार बार। अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग द ट्रू नेचर ऑफ द स्टडी टू पार्टिसिपेंट्स आफ्टर देयर पार्टिसिपेशन। ठीक है, चलिए इसका बताइए, इसका क्या आंसर होगा। ऐसा कौन सा सिद्धांत है, कौन सा प्रिंसिपल है आपके रिसर्च एथिक्स के अंदर जो इस बात पे जोर देता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग द ट्रू नेचर, क्यों हमने स्टडी की, उनके पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहिए आफ्टर देयर पार्टिसिपेशन। क्या आएगा आंसर यहाँ पर, डी ब्रीफिंग,
इन्फॉर्म कंसेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ डिसेप्शन या फिर राइट टू विदड्रॉ। और उसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, देखिए आप यहाँ पर, उसका आंसर छुपा हुआ है आपका यहाँ पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर जब आप यहाँ पर आओगे, आप देखो क्या मिल रहा है आपको आंसर। नहीं, इन्फॉर्म नहीं, अलग से दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर डी ब्रीफिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, डी ब्रीफिंग दिया हुआ है। ये रहा आपका आंसर। देखिए क्या हो रहा है, वंस द स्टडी इज ओवर। अब वो जो आपने भाषा पढ़ी वो थी 11th क्लास के बच्चे के लिए। आप हो मास्टर्स असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एग्ज़ाम दे रहे हो आप। वर्डिंग चेंज हो गई है, आफ्टर देयर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है, आफ्टर द स्टडी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टडी की जगह क्या कर दिया है इन्होंने, पार्टिसिपेशन लगा दिया है। आप क्या कर रहे हो, उस स्टडी में पार्टिसिपेट किया गया है उन पार्टिसिपेंट्स के द्वारा या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर सब्जेक्ट्स के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है उसको देखिए। पार्टिसिपेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इफ डिसेप्शन हैज बीन यूज्ड इन द स्टडी। ठीक है, अगर डिसेप्शन, छलावा, धोखा अगर इस्तेमाल किया गया है तो क्या करना है, स्टडी के बाद पार्टिसिपेंट के पार्टिसिपेशन के बाद क्या करना है, उनको बताना है कि हमने ऐसा किया था। डी ब्रीफिंग एंश्योर्स दैट पार्टिसिपेंट लीव द स्टडी इन द सेम फिजिकल एंड मेंटल स्टेट एज व्हेन दे एंटर्ड। मतलब जिस प्रकार से वो अंदर आए थे उसी प्रकार से उनके मन में कोई भेदभाव, छल कपट ना रह जाए। ऐसा करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम डी ब्रीफिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके रिसर्च का एक एथिक्स है। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है, जस्टिफिकेशन ऑफ डिसेप्शन भी नहीं है, ये एक प्रकार से है, लेकिन इसका नाम क्या दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर डी ब्रीफिंग के रूप में। ठीक है, ये बताओ कहाँ से आया है सवाल, आपकी 11th क्लास के 2nd चैप्टर से आया हुआ है। और ये NCERT आपको गूगल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती है, तो पढ़ाई करिए उससे। देखो आपके नेट एग्ज़ाम के अंदर आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिल रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, तो आप इसको देखें, पढ़ें और जो है सवालों को लगाएं काफ़ी बार, बार बार और बार बार। ठीक है, अब सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सब भी आप जाओगे इस वाले चैप्टर के अंदर आपको बड़े आराम से करने के लिए मिलेगा, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ओके। और कुछ है क्या यहाँ पर, क्वालिटेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चलते हैं ऊपर, यहाँ पर और आ जाइए और आ जाइए, यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं एक चीज़ जिसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा। पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हैं, पेपर काफ़ी आसान है, बस इसको आप सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो पढ़ना है आपने अच्छे से। केवल एक चीज़ ध्यान रखो, आपने क्या लगाना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। और अभी आप जो अगला सवाल करोगे अभी हमारे साथ, जितने बार भी ये सवाल रिपीट होगा, आप उसको किसके बेस पे रिपीट करोगे या किसके बेस पे आप जो है इसको निकालोगे, आप निकालोगे ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आ जाते हैं उस सवाल के ऊपर। यहाँ पर तो आपको देखो पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ये आपको कई बार कराया हुआ है। ठीक है, ये आता भी है आपको। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये आ गया आपका जून 24 और यहाँ पर मिलेगा आपको वो सवाल इसके अंदर जो आपकी रूपरेखा तैयार करेगा, किसके लिए, रूपरेखा तैयार करेगा आपके आगे आने वाले सवालों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं और पैराडाइम दिया हुआ है, ये आ गया वो सवाल। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए और इस सवाल को एनालाइज करिए, ये आपसे क्या बोल रहा है। सारे के सारे हमको कितने PYQ दिख रहे हैं पता है आपको, यहाँ पर 3 से 4 PYQ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, केवल एक सवाल के अंदर। वॉट इज़ ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। और ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप लाइफ में कहीं भी जाओगे, आप ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलने वाले हो, पॉसिबल ही नहीं होगा ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख रहे हो तो। वॉट इज़ ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, सबसे पहले हमको यहाँ ध्यान रखना है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर वर्ड के मीनिंग तोड़ना है। ठीक है, देखिए स्टडीज़ मतलब पता है, स्टडीज़ मतलब क्या है, स्टडीज़ मतलब है कुछ ना कुछ पढ़ाई करने से संबंधित यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें रेट्रो की, तो रेट्रो मतलब क्या होता है, रेट्रो मतलब होता है पुराना। आपने सुने होंगे ज़रूर कभी ना कभी बचपन में रेट्रो गीत, रेट्रो गाने दिखाते हैं अभी आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए रेट्रो का मीनिंग क्या होता है, रेट्रो का मतलब क्या है। रेट्रो रिफर्स टू स्टाइल, फैशन, डिज़ाइन
दैट इमिटेट और कॉन्शियसली रिवाइव दोज फ्रॉम द रीसेंट पास्ट। कीवर्ड क्या है यहाँ पर, बैकवर्ड, बैक और रीसेंट पास्ट यानी कि पुराना। आपने सुने होंगे 70 के रेट्रो गाने, 80 के रेट्रो गाने, 90 के रेट्रो गाने, 90 तो नहीं लेकिन हाँ 60, 70, 80 के जो आपने गाने सुने होंगे या जो आपने सॉन्ग सुने होंगे हिप हॉप वगैरह, वो सब क्या होता है, वो सब हैं आपके रेट्रो वाले गीत या सॉन्ग्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेट्रो का मतलब क्या है, रेट्रो का मतलब होता है आपका पुराना। रेट्रो का मतलब क्या है, रेट्रो का मतलब है पुराना, ओल्ड। ठीक है, तो अगर हम बोले यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव, और स्पेक्टिव मतलब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई रेट्रो स्टडीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करने वाले हैं वहाँ पर, कुछ पुरानी वाली स्टडीज़ करने वाले हैं, मतलब कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर स्टडी हम करने वाले हैं यहाँ पर। क्या इतना आप समझ सकते हैं? यस, आप समझ सकते हैं इतना, वेरी गुड। ठीक है, तो आज के बाद कोई अगर आपसे बोले व्हाट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, तो हमको बताया गया है, हमने इसको पढ़ा है कि कुछ ना कुछ चीज़ पुराने काल मतलब कुछ समय पहले वो जाकर हो रही है। ऐसा नहीं कि आप जो है प्राचीन भारत में चले जाएंगे, एंशियंट इंडिया में, वो भी खैर अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज से मतलब है कि आपने पूर्व में कौन सा अध्ययन किया हुआ है, कौन सी स्टडी आपने यहाँ पर की हुई है। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, डेटा आर ऑफन कलेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ नरेटिव मेथड्स। क्या बोला गया है यहाँ पर, आप जो है नरेटिव मेथड्स की मदद से आप जो है डेटा को कलेक्ट करते हो। अब यहाँ पर नरेटिव मतलब क्या होता है, नरेशन मतलब होता है एक प्रकार से बोलना या बताना। ठीक है, इस पे भी हम आएंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन फिलहाल अभी के लिए नरेटिव मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आपके बोल बता के समझने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, और यहीं पर जो है खेल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। कहाँ पर? नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अभी क्या निकल कर आ रहा है, ये जो आपका नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है आपकी एथनोग्राफी। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ पुराने समय में जाके बात हो रही है। एथनोग्राफी में क्या होता है, आप किसी कल्चर के अंदर जाकर किसी समाज विशेष, किसी जाति विशेष, किसी समूह विशेष, किसी सोसाइटी विशेष, किसी जो है आप कहीं जगह जाकर आप जो है उनके साथ रह के घुल मिल के जो आप कार्य करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर उसको हम बोलते हैं एथनोग्राफी। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ चुका है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि ये एक नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी नहीं होगी, और एनटीए बस यही चाहता है कि आपको ये पता है या नहीं पता है कि एथनोग्राफी क्या होती है। उसको केवल ये मतलब है एथनोग्राफी आपको पता है या नहीं। ठीक है, ये जो बच्चा सामने बैठा है यहाँ पर 1100 रुपये की फ़ीस भर के, 600 रुपये की फ़ीस भर के यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर से यात्रा करके आया है, क्या इसके पास इतनी बुद्धि, इतना विवेक है कि वो PYQ लगाकर बैठा है, जैसा साइको प्रोफेसर कहते हैं वैसे? अगर वो नहीं बैठा है, सवाल उसका जो है गारंटीड गलत होगा अगर PYQ नहीं लगाया है। दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं, सेम चीज़ आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पर। तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है आगे के लिए कि जब जब एथनोग्राफी की बात होगी, उसी के साथ साथ आपका जो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है वो भी वहाँ पर आएगी। और इसके बाद जैसे ही आपने बी को एलिमिनेट किया, आंसर आपके सामने है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कचरा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे आगे के लिए, अब इसको आप एनकोड करोगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। किसी भी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ के अंदर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा डेटा होगा वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, वो कलेक्ट किया जाएगा विथ द हेल्प ऑफ नरेटिव मेथड्स। ठीक है, यानी ऐसी कुछ विधियों का इस्तेमाल करेंगे जो क्या कर रही है, यहाँ पर नरेट कर रही हैं। उसके बाद अगला तो कैंसिल हो गया, फिर कौन सा बचता है यहाँ पर, डेटा कलेक्टेड डेटा कैन बी एनालाइज थ्रू। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप डेटा कलेक्ट कर क्यों रहे हो, उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका बट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर होगा, आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उसको एनालाइज कर सको। ठीक है, जैसा आप सेम करते हो इस PYQ ई बुक के साथ, क्या करते हो, आपको ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करके मिल जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका समय बचता है, और आप क्या करते हो उससे फिर आप उसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हो,
पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो कि अच्छा ये टॉपिक्स जो है मोस्ट रिपीट हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, हमको कहाँ पर ध्यान देना है, हमको कहाँ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको मिलता है इसके साथ में। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ सेम एज क्वासी एक्सपेरिमेंट, ये क्वासाई एक्सपेरिमेंट के जैसा ही है। ये तो गलत बात है, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक्सपेरिमेंट की बात है। अभी आपको देखिए इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपका जो है पूरा दिमाग खोल देंगे डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, क्यू ई ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंट की बात कर दी है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बायोग्राफिकल रिसर्च इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ये क्या है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर कौन सा है, सही निकल कर आ रहा है ACE। तो अगर आज के बाद कोई पूछेगा आपसे कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ के अंदर क्या क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है किसके माध्यम से, नैरेटिव मेथड्स के माध्यम से, डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, बट ऑब्वियस ही बात है। और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का एक बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, बायोग्राफी। अब देखिए, किसी की अगर आपको बायोग्राफी बनानी है या जानना है तो क्या करना होता है, आपको जाना होता है पिछले पास्ट में, पुराने काल में आपको जाना होता है। 10, 20, 30, 40, 50 साल जो भी उस व्यक्ति की आयु है यहाँ पर, उससे आप क्या करते हो, पुराना जाते हो और उससे पूछोगे कैसे आप उससे बात करोगे, बात कर रहे हो, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, नरेशन से वहाँ पर कलेक्ट होगा आपका डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं, ई भी सही है, सी भी सही है और आपका ए भी सही है। ध्यान रखिएगा, आपको ये सवाल फिर से टकराएगा। अभी आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर, अभी आपने जो सीखा बायोग्राफिकल रिसर्च के बारे में, और आपने जो सीखा यहाँ पर एथनोग्राफी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पर कल्चर की बात आएगी वहाँ पर क्या आएगा, एथनोग्राफी आएगा। ठीक है, अच्छा कभी ना कभी आपने इस ब्रांड के कपड़े ज़रूर पहने होंगे, नहीं पहने तो मत पहनिए, लेकिन एथनिक या फिर एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, ये है आपका नृ जाति विज्ञान। ठीक है, एथनिसिटी मतलब उस पर्टिकुलर एथनिक सिटी के अंदर जाकर आप जो है वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और ये जो एथनोग्राफी है ये किसके अंदर आती है, वो जानने से पहले आप ज़रा आ जाइए इस किताब के ऊपर। ठीक है, ये जो किताब है आपकी 11th क्लास की NCERT से आपको पढ़ा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। यहाँ पर ये देखो, अभी यहाँ पर देखो, ये आपकी क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर अलग से कहीं नहीं जाना है, केवल PYQ लगाना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव मेथड्स। अयो दादा, अब क्या देखिएगा एकदम दिल जो है धक धक करेगा। अभी देखिए यहाँ पर, अभी देखिए बस, अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस, दिल थाम के बैठिए। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स टू एनालाइज सच डेटा, वन ऑफ देम इज अयो दादा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हैं इसको आप, नरेटिव एनालिसिस। कहीं भागना नहीं है, 11वीं क्लास की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध के अंदर एक चीज़ होती है जिसको आप क्या बोलते हो, नरेटिव एनालिसिस। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नरेटिव मेथड्स। इतना तो अब बूझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी रुकिए और देखिए, ऑल्सो डेटा आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्कोर्स व्हेन द रिसर्चर इज कहाँ गया, समझ रहे हैं आपने, यहाँ पर कहाँ गया, अरे दिख नहीं रहा है। डेटा आर जनरली इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन पार्टिसिपेंट ओन वर्ड फील्ड नोट, ये सब कर लो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एकदम हर्षोल्लास से गदगदा उठिएगा। यहाँ पर देखिए, रेदर द रिसर्चर यूजेस द टेक्निक ऑफ कंटेंट एनालिसिस। ओए होए क्या बात है, यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस भी कहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर दिया हुआ है। 11वीं क्लास का बच्चा जो नहीं पढ़ता है वो आपको पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करने के लिए, थीमेटिक कैटेगरीज एंड बिल्ड दोज कैटेगरीज टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डेटा, इट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन आप देखो आपके सामने आपको यहाँ पर लाइव दिखाया है कि नरेटिव एनालिसिस कहाँ लिखा हुआ है, इसी किताब के अंदर, कंटेंट एनालिसिस कहाँ लिखा हुआ है, इसी के अंदर। और जब आप ये किताब खोलेंगे इसके अंदर भी आपको सेम यही चीज़ें मिलेंगी, कंटेंट एनालिसिस भी आपको टकराएगा इन्हीं PYQs के अंदर, या तो यहाँ टकराएगा या पेपर 1 में गारंटीड आपको पूछा गया है। ठीक है, अभी मिलता है तो दिखाएंगे आपको कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, वो भी आपसे पूछा हुआ इन्होंने कि आपने बताना है वो किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो आज के बाद हमको नहीं लगता कि आप जो है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ कभी भूलेंगे, और चिंता मत करिए, अभी इस पे हम जो है और सवाल सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
दिमाग में पूरा एनकोडिंग, वीडियो देखा मतलब एनकोडिंग सेट है। तो जितनी आप वीडियो देखोगे उतनी एनकोडिंग दिमाग के अंदर फिट होती जाएगी आपकी। और यहाँ पर देखो, अब आप बताओ, नरेटिव रिसर्च लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए यहाँ पर? ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, नरेटिव एनालिसिस। नरेटिव रिसर्च में क्या होता है बताओ? बोलता बताता है ना व्यक्ति। बायोग्राफिकल रिसर्च, नरेटिव मेथड्स, सेम चीज़ आपकी पूछी हुई है इसके पूर्व के PYQ में, ठीक है। तो आप किसके साथ मार्क करोगे बताओ यहाँ पर? अभी यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी मतलब क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ये मालूम है आपको। उसी के साथ साथ जहाँ पर कल्चर की बात होगी, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, प्राकृतिक रूप से होगा, और प्राकृतिक रूप से होके कैसे होगा वो, जब आप उस कल्चर में जाके घुल मिल के बात करोगे तो वहाँ आपको देखने मिलेगा। डी के साथ सेकंड कहाँ जा रहा है? दो जगह जा रहा है। अब बाकी का आप निकालेंगे स्वयं से पढ़ के और चीज़ें, ताकि आपको भी एग्ज़ाम के अंदर बने, ठीक है। दो ऑप्शन आपके निकाल दिए यहाँ पर, अब तो बनना चाहिए, दो में से आपको आंसर करते आना चाहिए अभी के अभी, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फिर से देखो, फेनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, रिपीट हुआ। यहाँ पे आ जाओ, फिर से वही रिपीट। वन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू, अच्छा इसका आंसर तो आप करिएगा। अब यहाँ पर आंसर जो है आप करिए, क्या होगा? वन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू कैरी आउट अ बायोग्राफिकल स्टडी बाय राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ हॉकी लीजेंड। 70 साल का लीजेंड, उसकी हम क्या कर रहे हैं? बायोग्राफिकल स्टडी, बायोग्राफिकल रिसर्च। क्या विधि का इस्तेमाल होगा? फेनोमेनोलॉजी होगी, एथनोग्राफी होगी, नरेटिव स्टडी होगी, या फिर ग्राउंडेड थ्योरी की अप्रोच आएगी? इस सवाल का जो सही आंसर है नीचे कमेंट करें, बन रहा है अगर आपसे तो। और अगर आपके पास ये PYQ ई बुक है, जाकर चेक करिएगा सेकंड का आंसर क्या है, और आपका प्रॉपर एनकोडिंग हो जाएगी आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। ओके, आगे हम आते हैं यहाँ पर। इस वाले सवाल के अंदर कहाँ गया वो सवाल, उसको आपको एनकोड करा देते हैं यहाँ पर, और आपको समझ में आएगा कि पेपर बहुत ही आसान है अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ते हैं तो, ठीक है। काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, और आपको केवल क्या करना है, प्रॉपरली उसकी एनकोडिंग चलाते चलनी है, और आपने उसमें एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट नहीं देना है। और केवल एक चीज़ कॉमन है, क्या है वो कॉमन चीज़? वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नहीं है लगा लो, नहीं है ले लो। और इसको आप जो है कैसे ऑर्डर कर सकते हो? आप कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। पेपर नंबर सेकंड क्या है, आपको मिलता है पूरा यूनिट वाइज अरेंजमेंट में, जो बचाता है कि आपका समय, आपका टाइम बचता है। आप इस बात को समझिए, आपको अरेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो दिया है ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको उसको याद करना है, पढ़ना है, समझना है, और उसको जो है बार बार प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो पेपर नंबर सेकंड के लिए भी ले सकते हैं केवल, या फिर आप पेपर 1+2 का कॉम्बो भी ले सकते हैं, जो आपकी सुविधा अनुसार हो वो, ठीक है। जहाँ पर आप कमज़ोर हो उसको लेना है। अब देखो इसको आंसर में, देखो आपको कितना देर लगता है। ये आंसर निकालने के लिए आपको केवल एक चीज़ देखनी है, आपका आंसर एग्जाम में NTA वाला आपको धर दबोचेगा कि आपको 2 नंबर तो देना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है। बायोग्राफिकल रिसर्च अभी आपने देखा, क्या बोलते हैं इसको, किसका एग्जाम्पल है? आपकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ का। अब इसको हम कहीं बाहर से तो लाए नहीं है, कहाँ से आया है? आपकी इसी किताब से आया हुआ है, ठीक है। तो बायोग्राफिकल रिसर्च के साथ जैसे ही संबंधित व्यक्ति रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ की ओर मार्क करता है, अग्रसर होता है, तो सर का जो आंसर है क्या होता है? यहाँ पर ए के साथ थर्ड आ जाएगा। ये लो, ये हो गया आंसर। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आ गया आंसर सेकंड, ये हो गया आपका आंसर। ए के साथ थर्ड आ जाएगा। एथनोग्राफी अभी बताया है क्या है, कल्चर की बात करेगा। किसकी बात करेगा यहाँ पर? किसकी बात करेगा? एथनोग्राफी बात करेगा आपके कल्चर को लेकर। तो ये देखो बी के साथ 4 भी मार्क हो गया। आपका आंसर तो पहले से ही निकल गया, इसलिए बोल रहे हैं PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री वाली ई बुक भी बता दी है आपको, आप उसको NCERT को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्या करता है? ये बात करता है आपकी थ्योरेटिकल सैचुरेशन के बारे में लेकर, ठीक है। अब इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और जो आपकी फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या बताती है? वो बताती है आपके यहाँ पर लिव्ड एक्सपीरियंसेस के लिए, जीते जागते उदाहरणों के लिए, जीते जागते आपके अनुभवों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो किसका होता है? वो होता है आपकी फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच का, ठीक है। तो ये था आपका आज का सवाल जो हमने किया यहाँ पर। आपकी यूनिट नंबर 2 जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है उतनी नहीं है, काफ़ी ईजी है। अगर आप उसको टेक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली और इसको जो है आप प्रॉपरली समझ के, आसान समझ के आप उसको करते हो तो आपके लिए यहाँ पर ये काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन इसी को अगर आप सोचोगे बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है,
तो आपके लिए सवाल निकालना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको आप पढ़िए। आज हमने डिस्कस किया यूनिट नंबर 2 के बारे में, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा आपने, ये सवाल रिपीट है, उसी के साथ साथ ये सवाल रिपीट है, ये सवाल रिपीट है, ये याद करिए। जून में अभी आपको दिखाया था, ऊपर जाकर सेम आपको यही चारों चीज़ें पूछी गई थी वहाँ पर भी। ठीक है, और आपसे कहा था एथनोग्राफी देखो कल्चर के साथ मैच करो, उस वाले ऐसा पैराग्राफ दिया था आपको, यहाँ पर स्टेंजा दिया हुआ था, स्टेंजा नहीं क्या बोलते हैं इसको, मैच द कॉलम दिया हुआ था, वहाँ पर भी सेम सवाल, वहाँ पर भी आपने एथनोग्राफी को किसके साथ मार्क किया था, वहाँ पर भी आपने उसको कल्चर के साथ मार्क किया था। तो जहाँ जहाँ कल्चर वहाँ वहाँ एथनोग्राफी, जहाँ जहाँ नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी वहाँ वहाँ एथनोग्राफी। और उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसका पार्ट होती हैं, ये पार्ट होती हैं आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का, यानी कि जो आपकी गुणात्मक शोध है उसका पार्ट होता है। और जहाँ पर आपको नंबर्स से खेलना होता है, जहाँ पर आपके नंबर लाइन स्कीम के अंदर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटेटिव मेथड के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है किसके बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ें और अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने कवर किया यूनिट नंबर 2 के कई सारे सवाल, और आपको बताया कि इसका सोर्स कहाँ से है, सवाल कहाँ से बन रहा है, कहाँ से पढ़ना है आपको। 2 किताबें हैं आपकी, एक है आपकी यहाँ पर NCERT, सेकेंड है आपके सामने ये PYQ ई बुक। यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी हमेशा आपको यहीं से गारंटीड सवाल मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से PYQ रिपीट कैसे होता है उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप सेव से बार बार अपना समय बचा के, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पेमेंट करके आप जो है इसको तत्काल प्रभाव से वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।